नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। छोटे बच्चों में अक्सर कान की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और माता पिता काफ़ी चिंता में रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि छोटे बच्चों में जब कान की समस्या हो तो वो बोल नहीं पाते, तो कैसे महसूस किया जाए कि बच्चे को कान की गंभीर बीमारी है। इन सब सवालों पर जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है ईएनटी सर्जन डॉक्टर दीप्ति चौधरी और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बच्चों से जुड़ी कान की सभी समस्याओं के कारण और निवारण के बारे में। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको कोई कान की समस्या जन्म से है, तो इसके बारे में चेकअप का क्या है कि कितने दिनों बाद उसका चेकअप हम करवा सकते हैं। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर दीप्ति चौधरी। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि नवजात शिशु का हम कान का कैसे चेकअप कर सकते हैं, तो नवजात शिशु के क्योंकि बच्चा शुरू में बोल नहीं सकता और वो सुन क्या पा रहा है वो हमें नहीं पता होता। तो बहुत पहले ऐसा होता था कि बच्चा अगर किसी अचानक से कोई प्लेट गिरी, कोई सामान गिरा, उसकी आवाज़ से अगर बच्चा नहीं चौंका तो माँ बाप को डाउट होता था कि बच्चा क्यों नहीं चौंका। उस रिफ्लेक्स को हम स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि नवजात शिशु में होता है। और कि कोई भी सामान गिरते ही बच्चा तुरंत, आपने देखा होगा कि अचानक से चौंक जाता है ऐसे। तो वो बच्चा अगर नहीं चौंक रहा तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन कई बार होता है कि ये सब चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। बच्चों को नहीं, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी पे हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए नवजात शिशु के लिए टेस्ट है हमारे पास, जिसको हम बेरा टेस्ट बोलते हैं। वो करवाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो सुन सकता है, उसकी सुनने की नसें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर सुनने की नस काम कर रही है तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। अगर सुनने की नस काम नहीं कर रही है तो फिर हम उसको आगे जो कॉकलियर इम्प्लांट है उसके लिए आगे सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ जाएगा और इसको हमें निगरानी में रखना है। इसकी आगे हमें जांच फर्दर करवानी है। जैसे बच्चा 1.5 या 2 साल का हो जाता है तो वो एक्टिविटी ज़रूर करता है, लेकिन जो दर्द हो, चाहे कान का हो या पेट का हो, वो बोल नहीं पाता। तो कान के दर्द में बच्चा क्या लक्षण होते हैं कि वो ज़्यादा रोएगा तो पता चल जाए माँ बाप को, क्योंकि आम माँ बाप उसको समझ सकें। दर्द कहीं का भी हो, बच्चा रोना ही जानता है। बच्चे को ये पता होता है कि उसको कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो नहीं पता होता। अक्सर बच्चे जहाँ पर दर्द हो रहा है या तो वहाँ पर बार बार हाथ मारते हैं। अगर कान में दर्द है तो कान में बार बार हाथ मारेंगे, नहीं तो उसकी तरफ अपना सर करके कि जहाँ पर भी उसको टकरा कर किसी भी तरह से उसको आराम मिले या उसको हिट करके उसे लगता है कि शायद मुझे अच्छा लगे, तो वहाँ पे बार बार वो मारने की कोशिश करता है। मैम, बच्चों में देखा जाए तो किस तरह की आम समस्याएं हैं कान को लेकर, जो कान संबंधी बीमारियों को लेकर। कान की समस्याएं अधिकतर बच्चों में नेग्लेक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि जिन बच्चों का सर्दी जुकाम बना हुआ है उनके कान बहने शुरू हो जाते हैं और बच्चे को माँ बाप लेकर आते हैं कि इस बच्चे का कान बह रहा है। कब से बह रहा है? तो बहुत समय से बह रहा है। उनको पता भी नहीं चलता है कि ये कान कब से बहना शुरू हुआ और क्यों बहना शुरू हुआ। कुछ बच्चों में सर्दी जुकाम की जगह कई बार होता है कि फॉल्टी प्रैक्टिसेस होती हैं दूध पिलाने की, कि लिटाकर ही बच्चे को दूध पिला रहे हैं, पिलाने के बाद उसे डकार नहीं दिला रहे, बर्पिंग जिसे बोलते हैं वो नहीं दिला रहे हैं। तो उससे भी बच्चे का जो दूध है पेट से या पीते हुए गले से कान में चला जाता है। कान में जाता है तो वो कान के, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये हमारा कान है, ये कान का बाहरी हिस्सा, ये कान का पर्दा।
अब ये वाली जो आप ये रास्ता जो देख रहे हैं ये गले से कनेक्ट हो रहा है। अगर ये रास्ता इस रास्ते से दूध गया या इस रास्ते से इन्फेक्शन गया तो ये कान के पिछले हिस्से में जाएगा, इस हिस्से में जाके यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा और पर्दे के ऊपर प्रेशर डालेगा जिससे हमारा पर्दा फट जाएगा, उसकी वजह से पस आनी शुरू होती है। एक बच्चों में अक्सर देखा है कि कान में वो उंगली डालकर खुजली करते रहते हैं, जैसे 4-5 साल के बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो जो ईचिंग करते हैं, तो क्या वो इन्फेक्शन होता है या नॉर्मल है? दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। अक्सर होता है कि कान में गंदगी होती है जिसकी वजह से बच्चे को खुजली शुरू होती है। गंदगी की वजह से वहाँ पे इरिटेशन होगी तो बच्चा कुछ ना कुछ या तो आसपास में जो उसे मिलेगा वो कान में अंदर डालेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कान में अंदर डालता है तो कान में ज़ख्म भी कर लेता है। इवन कुछ बच्चे तो कान के पर्दे में छेद तक कर लेते हैं उस खुजली के चलते। तो वो खुजली का मेनली कारण होता है कान के अंदर गंदगी जमा हो रही है। कभी कभी इन्फेक्शन में भी हमें खुजली मिलती है। तो इस मामले में इसका जो आपने बोला कि ये आपको चिकित्सक को तुरंत के तुरंत दिखाना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती से कान का जो पर्दा है उसको डैमेज करता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है? बिल्कुल। अगर चोट लगने से वो कान के पर्दे में छेद हुआ है तो उसका इलाज संभव है, बशर्ते माँ बाप ने उसमें ना पानी डाला हो, ना तेल डाला हो, ना कोई ड्रॉप्स डाली हो। कई बार होता है कि कान के पर्दे से ब्लड आना शुरू हुआ और उन्होंने घर में कॉमनली सरसों तेल अवेलेबल होता है, वो सरसों का तेल भी उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर पर्दे में जो चोट लगी है उस चोट के जो मार्जिन्स हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं और वो पर्दा हमेशा के लिए फट जाता है, वो अपने आप कभी भरता नहीं है फिर। तो इस अगर छोटा बच्चा इस तरह करे तो डॉक्टर से इलाज कराने पे ये सब ठीक हो सकता है? ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल पर्दा वापस बन जाता है। अब हम बात करते हैं मैम बच्चों के या फिर जो टीनेजर हैं, बच्चों के जो कान में मैल होता है तो ज़्यादातर लोग उसको ईयरबड्स या फिर तिल्ली से निकाल देते हैं, तो क्या ये तरीका सही है? और दूसरा सवाल ये है कि नेचुरल रूप से अगर कान के अंदर मैल है तो वो किस तरह का है और उसको बाहर निकाला जाना चाहिए या शरीर अपने आप उसको डिसॉल्व कर देता है? प्रायः शरीर अपने आप उसको बाहर की तरफ फेंकता है। नहाने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी कान में जाता है हम उसे साफ़ करते हैं तो उसके साथ वो साफ़ हो जाता है। हमें अलग से कान को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का रूटीन अगर है तब हम करेंगे। हमारी डे टू डे लाइफ का रूटीन हमने नहीं बना रखा है कि कान में पानी गया तो हमने उसको साथ के साथ साफ़ कर लिया। अगर वो नहीं बनाया हुआ है रूटीन तो कान में जो अंदर गंदगी अपने आप जो बन रही है, जैसे ऑयल हमारा शरीर फेस पे हाथ पे सिक्रीट करता है, वैसे ही कान में वो गंदगी बन रही होती है। जिसके कान में नहीं बनती है वो ड्राइनेस से परेशान हो जाता है, कान में स्किन उसकी ड्राई होती चली जाती है। बनना बहुत ज़रूरी है। बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सेल्फ क्लींजिंग एक्शन जो आप बोल रहे हैं कि खुद ब खुद बॉडी उसे बाहर निकाल पाती है कि नहीं, तो कुछ लोगों की बॉडी निकाल पाती है, कुछ लोगों का जिनमें ऑयली सिक्रीशन कम होता है वो बाहर नहीं आ पाता, बाहर नहीं आएगा और वो अंदर इसी हिस्से में कलेक्ट होता चला जाएगा। अब गलती से हमने जब ईयरबड उसमें डाला तो वो अंदर की तरफ कान के पर्दे की तरफ हो सकता है पुश हो जाए। अब वो अंदर की तरफ पुश हो गया तो कान के पर्दे पर प्रेशर पड़ेगा, दर्द करेगा, कान हमें भारी लगेगा, कान में लगेगा जैसे कुछ वज़न रखा हुआ है। अपनी आवाज़ कुछ लोगों को खुद से सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें वैक्स जब अंदर पुश हो जाता है तब होता है। अगर बाहर की तरफ है, अगर इस हिस्से में है तो हमने इस हिस्से से उसे निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतने हिस्से से हम ईयरबड से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ है हम उसे अपने आप से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर डॉक्टर से ही निकलवाना पड़ता है? बिल्कुल। उसके लिए भी कुछ लोग तेल डालते हैं सरसों का, लेकिन सरसों का तेल आजकल इतना एडल्ट्रेटेड होता है कि मैं उसे रिकमेंड नहीं करती हूँ। वो सरसों का तेल डालते हैं, अब किसी को सूट कर जाता है और किसी में वही सरसों के तेल से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और कान बहना शुरू हो जाता है। आपने सरसों का तेल और की बात की तो मैम
बहुत जगह जो जहाँ पे शिक्षा का अभाव या फिर परंपरागत तरीके अपनाते हैं, सरसों का तेल या लहसुन डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या बिना डॉक्टरी सलाह के ऐसा करना, खासकर बच्चे के लिए, कितना घातक हो सकता है? बच्चे का कान खराब हो सकता है उस चक्कर में। अगर बाई चांस सरसों का तेल अगर प्योर है कोई नुकसान नहीं है, आप डाल सकते हैं। अगर प्योर नहीं है तो नहीं डालना ही उचित रहेगा। आप सरसों की जगह कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, वो चल जाएगा। आंवले का तेल भी चल जाएगा, लेकिन सरसों में क्योंकि एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, उसमें मिर्ची की घास ऐड ऑन करने के लिए जो एडल्ट्रेशन करते हैं, उससे कान में इन्फेक्शन हो जाता है। मैम, लंबे समय तक अगर कान की समस्या हो तो क्या इसका आँखों पर भी कोई असर होता है? लंबे समय तक कान की समस्या होने से दिमाग पे असर होता है। कई बार होता है कि कान के अंदर पस अंदर ही अंदर बन रही है और वो दिमाग की तरफ जा रही है। उससे दिमाग पे ज़रूर असर पड़ता है, लेकिन आँखों पर नहीं पड़ेगा। आँखों पे कोई असर नहीं? आँखों पर कोई असर नहीं पड़ता। अंतिम सवाल मैम कि अगर बाय बर्थ किसी बच्चे के एक कान से सुनने की क्षमता नहीं हो, तो क्या आधुनिक विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि वो वापस लौट आए? सुनने की शक्ति तो नहीं लौटती, लेकिन हाँ, असिस्ट किया जा सकता है कि अगर उसकी नसें ठीक हों तो उन नसों तक आवाज़ को पहुंचाया जाए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ये बताया था कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है जिसे हम लगा देते हैं ऑपरेशन करके कान में, तो वो डिवाइस बाहर की आवाज़ें कैच करके अंदर नसों तक पहुंचा देती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नसें हमारी ठीक होनी चाहिए अंदर। कान का ये जो पिछला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नसों का है। ये नसें डिवाइस यहाँ हमारे कान के पर्दे के पीछे से आकर ये दूसरा पर्दा जो है उसमें लगती है, और ये जो नसों का अंदर में जाल है इसके थ्रू ब्रेन्स में जाती है। तो यहाँ इसके अंदर वो डिवाइस के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस पर्दे से अंदर चले जाते हैं। डिवाइस हमारी उसका कुछ पार्ट बाहर की तरफ रहता है और कुछ पार्ट उसका अंदर की तरफ रहता है। तो इसमें कोई एज वगैरह है कि मिनिमम इतनी एज होनी? बिल्कुल, इसके लिए एज ग्रुप डिफाइंड है कि 5 से 6 साल तक के बच्चे को अगर हमने लगा दिया तो हमें बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हमारे ब्रेन की जो बढ़ने की क्षमता है, ग्रो करने की जो क्षमता है, 5 साल तक सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ब्रेन शिथिल हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, नई चीज़ों को जल्दी से पकड़ नहीं पाता। तो जो भी सुनने की शक्ति है हम कान तक पहुंचा देंगे, उसके बाद ब्रेन में अंदर चली जाएगी, लेकिन ब्रेन को उसे समझना ही नहीं आएगा, तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसकी जगह हम ऑल्टरनेट सिस्टम उसे देते हैं कि लिप रीडिंग करे, या कुछ आपने देखा होगा जो बच्चे ब्रेल सीख लेते हैं वो ब्रेल पढ़ लेते हैं, लिप रीडिंग कर लेते हैं, और इसी तरह की कुछ कुछ और एक्टिविटीज़ हैं वो उनको सिखाते हैं। तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों को उन चीज़ों से समझ जाते हैं। लेकिन अगर हमने 5 साल तक उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी नहीं करी तो उसके बाद उसमें हमें रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब मिलते हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड जल्दी से नहीं करती हूँ। इन केस बच्चा पहले से सीखा हुआ है, बीच में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो हो जाता है, लेकिन जन्म से ही उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट 5 से 6 साल के बाद रिकमेंडेड नहीं है। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही आसान भाषा में समस्याएं और जो कान से जुड़ी बीमारियों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।